हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं मूलचंद सिंह MIT क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू टीच some basic knowledge of grammar for class 11th and 12th, because grammar is most important in English. Grammar is the base of English. Without grammar knowledge we can do nothing in English. This is why first of all I would like some basic factors of grammar. सबसे पहले हमें ग्रामर क्या है, जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं आखिर उस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमें जो भी टॉपिक है पहले उस टॉपिक को क्लियर करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं बात करूं ग्रामर क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्या इसके हमें बेनिफिट्स हैं, तभी तो हम इसको सही से सीख पाएंगे, तभी तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हमें इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। दिस इज वाई वी नीड टू स्टडी ऑफ ग्रामर। उसके बाद लैंग्वेज, भाषा क्यों ज़रूरी है, हमें किसी भी भाषा को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। तो लैंग्वेज, जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत सारी लैंग्वेज हैं, ये क्यों हमें सीखनी चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन through which we can express our feelings, thoughts, emotions, ideas to our fellow beings। क्योंकि भाषा ही वह एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को अन्य पर्सन तक हम उसको प्रेषित कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ की फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। ग्रामर क्या है, कुछ बेसिक नॉलेज। आज हम आपको बेटा पढ़ाने जा रहे हैं ग्रामर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रामर एक वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। इसीलिए हमें ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ग्रामर के वी कैन डू नथिंग इन इंग्लिश। अगर हमारा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हमारा बेस कमज़ोर है, तो आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम कोई मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसका बेस कमज़ोर होगा तो वो बिल्डिंग लॉन्ग टाइम तक नहीं टिक पाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने इस इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस ग्रामर पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि यही जो है इंग्लिश का बेस है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ग्रामर क्या है,
तो आप समझेंगे। आज एक बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको ये सिखाऊंगा ग्रामर क्या है। ग्रामर इज एन आर्ट is an art which teaches us to read, write, and speak correctly. Of any language. Is called grammar. तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर क्या है? ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। मतलब ग्रामर वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। अंडरस्टैंड? आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद इसी में एक वर्ड आया लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में भी आपको क्लियर कर दें। लैंग्वेज क्या है? It is a medium of communication through which we can express our thoughts, feelings, emotions to our fellow beings. डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने ग्रामर की डेफिनेशन समझी। अब आप देखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस टू आवर फेलो बीइंग्स। मतलब भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने उद्गारों तक दूसरे तक प्रेषित कर सकते हैं। इसलिए हमें लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। और लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है, शायद मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ की फैक्ट्स मैंने आपको बेसिक नॉलेज के तौर पर आपको बताए। ग्रामर क्या है, लैंग्वेज क्या है। इसके बाद और इससे भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमें सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है, हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो जैसे कि लेटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
लैंग्वेज के बाद थर्ड है हमारा लेटर। यहां लेटर मीन्स पत्र वाले लेटर की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहां लेटर का मतलब है वर्ण या अक्षर से। क्या मतलब है? वर्ण या अक्षर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में कुछ बेसिक की फैक्ट्स बता रहा हूं जिससे आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और इसके लिए हमें पहले बेस क्लियर करना जरूरी है। तो लेटर यानी वर्ण या अक्षर क्या है? हमारी स्टार्टिंग यहां से होती है। जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सिखाई जाती है, उसके लेटर आपको सिखाए जाते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करना है हमें लेटर को? लेटर क्या है? व्हाट इज लेटर? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of any language of any language is called a letter. Is called a letter. Dear students, letter क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यह किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर, जिसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। मतलब ये सबसे छोटी इकाई है और इसे हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो ये आपने समझा लेटर यानी कि वर्ण। इसके बाद लेटर से मिलकर के बनता है हमारा वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द। ये किससे मिलके बना? लेटर से। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स a group of letters which makes a complete sense is called a letter, is called a word, is called a word. ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, पूर्ण भाव हो, इज कॉल्ड अ वर्ड, वह शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपका बुक है, स्कूल है, स्टूडेंट्स है, ये सब क्या हैं? ये लेटर्स के ऐसा ग्रुप है जिसका कोई सेंस है, अर्थात अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई भाव हो, अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। आई होप आपको जो है वर्ड क्या है समझ में आ गया होगा। इसके बाद वर्ड से मिलकर के बना है हमारा सेंटेंस। आगे हम समझेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है? आज मैं आपको सारे की फैक्ट्स बता रहा हूं, जिससे अगर आप अपना ये बेसिक क्लियर कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आगे आपको जो है इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है सेंटेंस।
सेंटेंस सभी जानते हैं क्या होता है, वाक्य होता है। ये सेंटेंस किससे मिलके बना है, इसको कैसे डिफाइन करना है, बहुत सिंपल है। सेंटेंस किससे मिलके बनता है, वर्ड से मिलकर के बनता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब ये किसका ग्रुप हो गया, ये वर्ड्स का ग्रुप हो गया। तो इसको डिफाइन करेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense which makes a complete sense is called a sentence. For example, the teacher teaches us English. तो यहां आप देख रहे हैं, यहां द टीचर टीचेज अस इंग्लिश, ये एक वर्डों का ऐसा ग्रुप है जिसका कोई सेंस है। अगर हम इन्हीं वर्डों को जम्बिल्ड कर दें, आगे पीछे कर दें, जिसका कोई सेंस नहीं हो, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सेंटेंस को कैसे डिफाइन करना है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है, द टीचर टीचेज अस इंग्लिश, इसमें कितने वर्ड्स हैं, इसमें आपके 5 वर्ड्स हैं, और यहां एक 5 वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका कोई सेंस है। तो आई होप कि आपको सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आगे सेंटेंस हमने समझा, सेंटेंस के बारे में हमें डीपली नॉलेज होनी चाहिए। सेंटेंस क्या है, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं, ठीक है, हमें सेंटेंस के बारे में सब कुछ समझना है। तो अब आगे हम जानेंगे सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, देयर आर only 2 parts of a sentence. सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो मात्र 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और ये आपने मतलब 6, 7, 8, 9, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है तो उसके 2 ही पार्ट्स होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिस प्रकार से सेंटेंस के पार्ट्स हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। तो हमें प्रत्येक चीज को बिल्कुल डीपली समझना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा सब्जेक्ट, और सेकंड हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। अब जानेंगे हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पार्ट्स। तो देखिए, जैसे अभी आपने
सेंटेंस के पार्ट सीखे, ठीक उसी प्रकार से हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ हमारे सब्जेक्ट के जो मेन पार्ट्स हैं वो पहला है हमारा क्वालिफायर, और दूसरा होता है हमारा हेड वर्ड, हेड या मेन वर्ड, इसमें हमारा नाउन आता है। ठीक है, अब जो क्वालिफायर है इसके भी पार्ट्स हैं। ठीक है, हमारे क्वालिफायर के पार्ट्स होते हैं। अब इसका जो डिवीजन है उसको भी आप समझ लें कि क्वालिफायर के पार्ट्स कितने होते हैं। तो इसके आपके सबसे पहला जो पार्ट्स है वो है आपका डिटरमाइनर। उसके बाद सेकंड जो आपका पार्ट है वो है आपका एडजेक्टिव। और थर्ड जो आपका पार्ट है वो एडजेक्टिव फ्रेज है आपका। इस प्रकार से हमारे क्वालिफायर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। अब डिटरमाइनर क्या है ये भी हमें जानना है। डिटरमाइनर का मतलब होता है जो अर्थ को सीमित करते हैं, ऐसे शब्द जो अर्थ सीमित करते हैं वो डिटरमाइनर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे आर्टिकल्स आते हैं ए एंड द, इसके अंदर हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं दिस दैट दीज दोज, इसके अंतर्गत हमारे पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं जैसे कि माई है, हिज है, अवर है, योर है। और इसके अंतर्गत आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये दोनों आते हैं, जैसे फ्यू है, बोथ है, मच है, लिटिल है, सम है, एनी है, नो है। और इसी के अंतर्गत आपके आती हैं सारी काउंटिंग्स 1 से लेकर के 100 तक। ये सारे हमारे किस में आते हैं, डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव आप जानते हैं, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, यानी फ्रेज आप जानते हैं, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीन्स बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या है, फ्रेज वर्डों का एक ऐसा ग्रुप है जिसका मीन्स तो होता है बट कंप्लीट सेंस उसका नहीं होता, वो फ्रेज कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने आज समझा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें मेन 2 पार्ट्स हुए, क्वालिफायर और हेड या मेन वर्ड। क्वालिफायर के 3 पार्ट्स हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। जो हमारा हेड वर्ड या मेन वर्ड है इसमें हमारा नाउन आता है, इसके कोई पार्ट्स नहीं होते। तो आई होप कि आपको मतलब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जिस प्रकार से हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा इसका सेंटेंस का सेकंड पार्ट था प्रेडिकेट, उस प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आई वुड लाइक मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि प्रेडिकेट के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप समझेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट्स, अब देखिए प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इस प्रेडिकेट में हमारा वर्ब आता है, इस प्रेडिकेट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है और इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है। तो प्रेडिकेट के जो हमारे पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप बहुत आसानी के साथ, बहुत आसानी से जो है उनको समझ सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है वर्ब, सेकेंड ऑब्जेक्ट, और थर्ड हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट।
ये हमारे प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं। यहाँ वर्ब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी हमारे जो है इसका भी डिवीजन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक की फैक्ट्स जो हमें ज़रूरी हैं जानने, क्योंकि विदाउट बेसिक नॉलेज वी कैन डू नथिंग इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको इंग्लिश बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगेगी कि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। बट अगर आपने इंग्लिश का बेस क्लियर कर लिया तो मैं समझता हूँ कि शायद सबसे इजी फिर आपको इंग्लिश ही लगेगी कि इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें पहले बेस क्लियर करना ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं क्लास 12th के लिए ग्रामर का ही हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहला हमारा ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हैं सभी को हमें पता होना चाहिए कि हमें ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो 12th क्लास के ग्रामर की सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का। सेकंड चैप्टर है हमारा सिंथेसिस का। थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमारे 4 चीज़ें इंक्लूड हैं, जिसमें रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू है, उसी में आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, उसमें आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, और उसी में आपका इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंटेक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, होमोफोन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले आपको हमारा फर्स्ट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसके कुछ की फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, और बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले वो है क्या, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें इसको पढ़ना है। जब तक हमें उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो नरेशन क्या है, इसको हम मतलब जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं उसको हम 2 प्रकार से कह सकते हैं, एक डायरेक्ट वे में और एक इनडायरेक्ट वे में। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट। स्पीच ऑब्लिक नरेशन। यहां डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑब्लिक नरेशन, स्पीच और नरेशन का एक ही मतलब होता है, यानी कि कथन, स्टेटमेंट। तो हम अपनी बात को किस प्रकार से 2 वे में कह सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में और एक इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष कथन। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यक्ष कथन, स्टेटमेंट। ये क्या है पहले हमें यही समझना है। बनाना तो बाद की बात है, पहले डायरेक्ट स्पीच है क्या, पहले तो इसी को समझना है। तो डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन होता है। इसमें क्या होता है
इसमें जो स्पीकर होता है, स्पीकर के द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं मतलब उन्हें जो है ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच है। यानी कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन इट द रिपोर्टर uses the actual words of the speaker। डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टर होता है, सूचना देने वाला, बात बताने वाला, वो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स का प्रयोग करता है। ये डायरेक्ट स्पीच है। मतलब इन इट, इसमें द रिपोर्टर यूजेज द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच होती है। और इनडायरेक्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच को भी समझेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ये क्या है, इसको भी समझेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिपोर्टर होता है वो स्पीकर के स्थान पे अपने शब्दों का प्रयोग करता है। सपोज कीजिए आपने कोई बात कही, आपके द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। आपके द्वारा कही गई बात को जो रिपोर्टर बताएगा वो उसे अपनी भाषा में बताएगा। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो रिपोर्टर उसे बताएगा कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आज वह स्कूल नहीं आएगा। इट मीन्स उसने आपकी बात को अपनी भाषा में बताया। तो इसको हमें कैसे डिफाइन करना है? इन इट द रिपोर्टर यूजेज his own words in place of the speaker, in place of the speaker। इट मीन्स, इन इट मीन्स इसमें, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। द रिपोर्टर यूजेज हिज एक्चुअल वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द स्पीकर। इसमें जो रिपोर्टर होता है वो स्पीकर के शब्दों के स्थान पर अपने शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब उसे अपनी भाषा में बताता है। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो नेक्स्ट हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच है ये तो आपने समझ लिया है क्या, लेकिन उसके कितने पार्ट्स हैं? तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच। जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, और नंबर 2 होता है रिपोर्टेड स्पीच।
तो डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है इसको भी समझना है। तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या होता है, जो स्पीकर है जिसने बात कही है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो उसके द्वारा कहे गए वर्ड्स हैं जिसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज किया गया है वो स्पीच है। बहुत सिंपल है इनको पहचानना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो शुरू में होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और बाद वाली रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको जानने के लिए समझना है कि जिसमें स्पीकर है जिसने बात कही है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो उसके द्वारा कहे गए वर्ड्स हैं जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज किए गए हैं वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो आई होप कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अभी तक केवल आपने क्या समझा? अभी तक समझा केवल आपने डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और अब इसको बनाने के लिए इसके क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला हमारा रूल नंबर 1, ये क्या है? देखिए, जैसे कि आपने समझा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब इनडायरेक्ट बनाते समय हमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। क्या? इफ रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस तो टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट the tense of reported speech, the tense of reported speech is not changed. इट इज आवर फर्स्ट रूल, ये हमारा पहला रूल है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। इसको हिंदी में समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये हमारा सबसे फर्स्ट रूल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द टीचर सेज टू अस, comma, inverted commas begin, I shall not teach
यू टुडे। अब देखिए यहां एक एग्जाम्पल आपके सामने है। द टीचर सेज टू अस आई शैल नॉट टीच यू टुडे। यहां आपको ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो द टीचर सेज टू अस ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई शैल नॉट टीच यू टुडे, मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं, ये आप रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें सबसे पहले आपको इसको इंडायरेक्ट बनाने से पहले समझना होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है। अब देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब है सेज, ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट टेंस है। बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब वो किस टेंस में है। तो मैंने जैसा कि रूल में लिखा है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, तो टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। तो जहां रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाए, तब इनडायरेक्ट बनाते समय आपको केवल उसमें वर्ब को चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच में केवल रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज के बाद ही अगर मान लीजिए कोमा लगा है, तो आप सेज में कोई चेंज नहीं करेंगे। बट अगर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो यहां सेज टू को आप टेल्स में बदल देंगे। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द टीचर टेल्स अस। अब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? देखिए रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, यानी कि यहां पर ये दो क्लोज हैं, एक इसमें प्रिंसिपल क्लोज है और दूसरी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इन दोनों क्लोज को जब हम जोड़ेंगे, तो दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की आवश्यकता होगी। कंजक्शन का काम क्या होता है? अ कंजक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स टू क्लोज और सेंटेंसेज। तो यहां पर इस रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आपको, क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है आपका असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस का जब भी आप इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहां कंजक्शन आ जाएगा दैट। दैट तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे आपको क्या करना है? देखिए डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते समय केवल आपको तीन चीजों पे फोकस करना है। पर्सन, टेंस और निकटता प्रकट करने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंडायरेक्ट बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। तो पर्सन हमेशा चेंज होंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। जो पर्सन है वो हमेशा चेंज होते हैं। बट टेंस में चेंज तभी करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो टेंस में तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, बट पर्सन हमें हमेशा चेंज करने हैं। अब पर्सन आपको लर्न करने पड़ेंगे। पर्सन क्या है, कितने होते हैं? तो पर्सन जो होते हैं हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में ओनली 2 सब्जेक्ट आते हैं, सिंगुलर में आपका आई और प्लूरल में वी। ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट और इनके जो पजेसिव हैं वो आपके सब फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का पजेसिव माई होता है, ऐसे ही वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, पजेसिव अवर और अवर्स होते हैं। ये सब फर्स्ट पर्सन में हो गए। सेकेंड पर्सन में ओनली एक ही सब्जेक्ट आता है यू। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और उसका जो आपका पजेसिव है वो योर और योर्स होता है। ठीक है, बाकी सारे थर्ड में आएंगे। ही है, सी है, इट है, दे है, एक्स वाई जेड किसी का भी नाम है, वो सब आपके थर्ड पर्सन में आएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन पर्सन को चेंज करने के लिए एक बहुत आसान सा एक फार्मूला है, सन बटे 123। इस फार्मूले से वह बच्चा जिसको पर्सन चेंज करने नहीं आते वो भी बहुत आसानी से इस फार्मूले से वो चेंज कर सकता है। सन बटे
123। इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है? एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। अब 1 के ऊपर क्या है? एस, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन को बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार। 2 के ऊपर क्या है? 2 के सामने जो आ रहा है वो ओ है, इसका मतलब सेकेंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। और 3 के ऊपर एन है, इसका मतलब थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो आई होप कि आपको इस वाले रूल से काफी मदद मिलेगी, पर्सन को कैसे चेंज करना है। अब आई हमारा कौन सी पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को किसके अनुसार बदलना है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा द टीचर, ठीक है। द टीचर नाउन है, आई यहां प्रोनाउन है। तो जब आप आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो टीचर का हमें प्रोनाउन रखना है, और इनका जो प्रोनाउन है वो यहां पर आ जाएगा ही। समझ में आया कि यहां आई के स्थान पर ही क्यों हुआ? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जिसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो द टीचर है, जो कि सिंगुलर नंबर है, और उसका जो प्रोनाउन हमने रखा सब्जेक्ट के रूप में वो ही आ गया, ठीक है। आगे हमें टेंस बदलना नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, इसलिए यहां आई के साथ सेल लगा है, तो यहां ही के साथ विल हो जाएगा। ही विल नॉट टीच। अब देखिए यू क्या है? सेकंड पर्सन का, इसको किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अस, तो यहां यू के स्थान पे आ जाएगा अस, ठीक है। और टीच अस टुडे, यहां टुडे को दैट डे में चेंज नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय आपको केवल पर्सन बदलने हैं। पर्सन के बाद आपको ना तो टेंस में कोई चेंज करना है, और ना ही आपको निकटता प्रकट करने वाले शब्द, जैसे कि यानी कि दिस का दैट कर देते हैं, दीज का दोज कर देते हैं, कम को गो में बदल देते हैं, हियर का देयर, हैंस का थैंस, ठीक है। और टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो उसमें इंडायरेक्ट बनाते समय केवल आपको कंजक्शन दैट लगा करके आगे पर्सन चेंज करने, पर्सन के बाद आपको टेंस और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में कोई चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल वर्ब चेंज होती है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। कितना मिनट हो गए? ठीक। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल देखेंगे फ्यूचर टेंस का। माय फादर will say comma inverted commas begun। You are a bad boy। अब देखिए, जो यहां दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, माई फादर विल से यू आर अ बैड बॉय। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब इसको देखना है कि किस टेंस में है। देखिए यहां जो वर्ब है वो विल है,
तो विल और शैल से आप पहचान लेंगे कि वो फ्यूचर है, क्योंकि विल और शैल का जो अर्थ होता है वो गागी होता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की किसी भी टेंस में हो सकती है, कई बार रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट लेट अस बिगिन। यस, तो यहां यू सेकेंड पर्सन का है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि हम इसको यू को किसके अनुसार चेंज करें। तो यहां देखिए इस कंडीशन में क्या करना होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, तो यहां ऑब्जेक्ट मानने का भी एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है उसको समझना है। अगर स्पीकर फर्स्ट पर्सन का है, कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट मानेंगे थर्ड पर्सन को। इसको मानेंगे थर्ड पर्सन को। और यदि मान लीजिए स्पीकर फर्स्ट पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन माना, लेकिन यदि स्पीकर थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को मानेंगे। तो यहां माई फादर थर्ड पर्सन का है, इसलिए ऑब्जेक्ट मानेंगे हम मी को। और जब मी को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यू को जब मी में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा आई। अंडरस्टैंड आई क्यों आया, दोबारा समझ लीजिए। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जिसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो क्या करें, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट मानने का क्या फार्मूला है उसको आपको याद रखना है। अगर स्पीकर फर्स्ट पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन को मानेंगे, और यदि स्पीकर थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ की माई फादर थर्ड पर्सन का है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट हमने माना फर्स्ट पर्सन को यानी कि मी को, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया, ठीक है। अब टेंस हमें बदलना नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। तो क्या करेंगे, यू को, यू प्लूरल नंबर का है उसके साथ आर आया है, लेकिन आई के साथ क्या जाएगा, एम आ जाएगा। आई एम अ बैड बॉय। तो इस प्रकार से हमने आज नरेशन का अपना फर्स्ट रूल, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर होती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उसमें टेंस में परिवर्तन नहीं करते, ये आपने आज समझा। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। इससे आगे अगला रूल नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।